हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो आज इस लेक्चर में हम जो हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा था उसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे तो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो सभी हमने पिछले लेक्चर्स में देखे, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों के मन में जो डर रहता है कि एग्ज़ाम में कुछ काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन आते होंगे, वो डर क्लियर करने के लिए हमने आज प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप सब देख सकें क्या लेवल होता है एग्ज़ाम का, और जितना भी हमने पढ़ा है वो सफिशिएंट है उसके लिए। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं रीड करता हूँ, स्क्रीन पे आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ये एसएससी मेंस के अंदर आ रखा है 2015 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 12% एंड मैन्युफैक्चरर रेजेस हिज सेलिंग प्राइस बाय 10%, हिज प्रॉफिट इज। चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। एसएससी मेंस 2015 का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो गिवन डेटा है वो हम देखते हैं क्या कह रहा है। अ मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी सामान को बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगती है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो किसी एक पीस की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसके ऊपर वो सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज़ कर रहा है, 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी भी रही होगी हम एक्स मान सकते हैं, एक्स रही होगी तो उसके ऊपर एक्स के ऊपर एक्स प्लस 33% जोड़ करके वो उसको बेच रहा है। ठीक है, इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ के 12% बढ़ जाती है, 12% बढ़ जाती है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर रेजेस हिज सेलिंग प्राइस बाय 10%, तो वो अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको 10% से बढ़ा लेगा। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा ये हमको निकालना है। तो देखो, हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेनी है तो कोई भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले सकते हैं। अभी तक हमको क्वेश्चन में कोई नहीं दे रखी, तो हम कोई ऐसा नंबर मानते हैं जैसे 100 या 1000। देखो 1000 लेके चलते हैं। ठीक है, 1000 लेके चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, 1000 का जो सेलिंग प्राइस है वो 33% है। ठीक है, 33%, तो कितना होगा भाई, 1000 का 33% कितना होगा। देखो साइड में हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी बता देते हैं। इसका 33% जब हम करेंगे ना तो सिंपली 2 जीरो कटने वाले हैं, 1 जीरो पीछे लग जाएगा, तो 330, तो ये बन जाएगा 1330। तो ये इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है। और अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 12% से बढ़ गई, अगर 12% से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई, यानी 1000 का 12% कितना होगा, 12% 1000 का, तो वही 2 जीरो कट जाएंगे और सिंपल 120 मिलेगा। यानी 1120 अगर हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर ये 1120 हो गई और उसने सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस को भी 10% बढ़ा दिया, भाई अगर उसके जितना कॉस्ट हो रहा था उस सामान को बनाने के लिए जितनी कॉस्ट लग रही थी वो अगर बढ़ जाएगी, ठीक है, 12% से, तो उसको अपना जो सेलिंग प्राइस है जितने में वो बेच रहा है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस जो बढ़ाया वो पहले जो सेलिंग प्राइस था उसका 10% बढ़ाया। ठीक है, तो इसका जब 10% बढ़ा देंगे, इसका 10% जब बढ़ा देंगे तो 1330 का अगर 10% हम देखें, 1330 का अगर हम 10% देखेंगे तो इसी तरह से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 133। ठीक है, तो 1330 के अंदर हम 133 जब ऐड करेंगे तो देखो 1463, 1463 ये बनेगा, है ना। और पूछा है फाइंड द प्रॉफिट। अब देखो ये सेलिंग प्राइस है, इतने में वो बेच रहा है और इतना उसको पड़ रहा था। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है। देखो ये प्रॉफिट और लॉस जो है ये अलग से एक चैप्टर है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट अपने आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, तो उसमें अच्छे से हमने समझाया हुआ है प्रॉफिट का क्या कैसे फॉर्मूला है, लॉस का क्या फॉर्मूला है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में काम में आ गया तो हम थोड़ा सा बता देते हैं यहीं पर। प्रॉफिट जो होता है हमारा, अगर हमारा सेलिंग प्राइस, बेचने वाला जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तब हमको जो मिलता है वो प्रॉफिट मिलता है। ठीक, और अगर हमारा सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस से
कम है तो हमको लॉस मिलता है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, भाई हमको 1120 रुपये का पड़ रहा है और हम 1463 रुपये में बेच रहे हैं, तो यानी हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1463 में से 1120 हम माइनस करने वाले हैं। देखो 1120 हम माइनस करने वाले हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 बचा, 343, ठीक है। 343 बनेगा, यानी कितना ऊपर माइनस करेंगे तो 343 अपॉन, ये देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है ना, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, लिख लेना आप चाहे तो। बाकी आने वाले जब हम चैप्टर ये पढ़ेंगे तब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बताएंगे अच्छे से। तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, अभी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1120, 1120 और इंटू 100% निकालनी ना हमको। देखें क्वेश्चन में परसेंट पूछिए, बिल्कुल प्रॉफिट परसेंट पूछिए हमसे। 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, ठीक है। 36 5/9%, 35/8%, 35% और डी ऑप्शन है 28 3/8%। तो हमको परसेंटेज के अंदर आंसर निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल करके देखते हैं, देखो कितना कैंसिल हो रहा है, ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे 2 से, 259/8 इंटू 5%। फिर जब हम इसको इंटू कर लेंगे, 49 को 5 से इंटू कर लेंगे तो फाइनल हमारा ऑप्शन आने वाला है। जब हम इसको इंटू कर लेंगे तो 245/8 आएगा, 245/8 आएगा। और जो आंसर आएगा हमारा, जब हम इसको भी और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 35/8, ठीक है, 35/8%। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 35/8%। ऑप्शन नंबर बी है। जब हम इसको आराम से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इतना आने वाला है 35/8%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम, ठीक है। इसको नोट कर लें, मतलब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालनी थी तो हमने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करा, 343 आया, उसको कॉस्ट प्राइस से हमने डिवाइड करा। कॉस्ट प्राइस हमारी 1120 थी, हमने डिवाइड करा और डिवाइड करके पूरा आंसर हमारा 35/8% आ गया, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एसएससी मेंस 2015 में आ रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा 2015 का आ रखा है मेंस के अंदर, ठीक है। तो ये कह रहा है इफ़ 60% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, और कॉमा लगा के बता रहा है बी इज इक्वल्स टू 40% ऑफ सी एंड सी इज इक्वल्स टू x% ऑफ ए, देन वैल्यू ऑफ x इज। इसके अंदर भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले जो जो इसने बोला है वैसे वैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। क्या कह रहा है 60% ऑफ ए, 60% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, और हमको पता है ऑफ की जगह हम क्या लगाते हैं, इनटू का साइन लगाते हैं। तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 60% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और बी की वैल्यू हमको यहाँ पर दे दी, बी इज इक्वल्स टू 40% ऑफ सी, बी की वैल्यू दे दी। और c इज इक्वल्स टू, यहाँ पर c की भी वैल्यू हमको दे रखी है, c इज इक्वल्स टू x% ऑफ a, देन वैल्यू ऑफ x इज। देखो तीनों इक्वेशन हमारे सामने हैं, जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलने वाली है। ज़रा इसको ट्राई करके देखें, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हमको c और a की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। c अपॉन a की वैल्यू पता होनी चाहिए हमको, c अपॉन a की वैल्यू। तो देखो हम यहाँ से a अपॉन या b अपॉन a की वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ से देखो पहले तो 0 से 0 काटा, 2 3 6, 2 5 10, तो ये बन गया 3/5a और ये बन गया 3/10b। 3 से 3 कैंसिल होगा, a अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी 5 ऊपर जाएगा 1/2, a अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। और यहाँ से जब हम बात करेंगे तो 2 2 4, 2 5 10, तो b अपॉन c की वैल्यू आएगी 2/5 है ना। और हमको चाहिए यहाँ पर
सी अपॉन ए की वैल्यू या ए और सी की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तब हमको आंसर जो आएगा वो हमको चाहिए। तो हम यहाँ से देखो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से यहाँ पर कुछ ना कुछ पुट करके देखें हम। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है बी अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ से सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी हम निकालेंगे, सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी, सी इधर चला जाएगा और 5/2 इधर आ जाएगा, 5/2 बी, ठीक है। ए की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ से b/2 और c की वैल्यू मिल गई 5b/2। तो यहाँ पर पुट कर दें हम इसके अंदर, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 5/2 b और x/100 और a की वैल्यू है b/2। हमने ऐसा क्यों करा था कि b से b कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए और x की वैल्यू आ जाएगी 500, x की वैल्यू आ जाएगी 500। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, इसको नोट करें आप। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, नोट डाउन करें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। एक स्कूल के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है 3:2 है। इफ़ 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति, 20% बॉयज़ को छात्रवृत्ति मिलती है और 25% गर्ल्स को भी मिलती है, ठीक है। द परसेंट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स विच आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स, स्कूल के अंदर वो बच्चे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती उनकी संख्या बताएं, ठीक। तो देखो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारे एसएससी मेंस के अंदर आ रखा है, कौन से ईयर में, 2016, एसएससी मेंस 2016, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है ये, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिवन डेटा लिखते हैं, एसएससी मेंस 2016 क्या कह रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज़ रेशियो जो गर्ल है वो है 3:2, और 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। 20% जो लड़के हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है और 25% जो लड़कियां हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो पहले हम मान लेते हैं कि टोटल जो बच्चे हैं 100 हैं, ठीक है, 100 हैं, पहले हम ये मान लेते हैं। तो 100 को 3:2 के अंदर तोड़ना, 3:2 के अंदर तोड़ना, यानी 3 और 2 कितने होते हैं, हम इसको प्लस करेंगे, 3 और 2 होते हैं 5, टोटल 5, ठीक है। अगर हम इसको इंटू 2 कर दें, 5 को इंटू 2 कर दें तो 10 बच जाएगा, या फिर इंटू हम 20 कर दें, इंटू 20 कर दें तो 100 हो जाएगा। तो इसको भी इंटू 20 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू 20 करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, ये बॉयज़ हैं, ठीक है। और गर्ल्स के लिए भी 20 से इंटू करना पड़ेगा तो 40, ये हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है। अब बॉयज़ का कितना परसेंट कह रहा है, 20% ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ का 20%, इसका 20%। तो 20% क्या होता है, 20% होता है हमारा 1/5 फ्रैक्शन के अंदर। तो 60 को 1/5 से जब हम इंटू करेंगे, देखो यहाँ पर करके देखते हैं, 60 को 1/5 से जब हम इंटू करेंगे, 5 × 5 = 10, बचेंगे 12, यानी कि 12 बॉयज़ जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और 25% ऑफ द गर्ल्स, इसका 25% निकालना है, ठीक है। 40 का 25% कितना होता है, 25% मतलब 1/4, तो 40 × 1/4, तो 4 से वो कट जाएगा, बचेगा 10। तो कितनी गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स को मिलता है स्कॉलरशिप, 10 गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। द परसेंट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, अब वो बच्चे बताने जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो देखो कितनों को स्कॉलरशिप मिलती है, 12 बॉयज़ को, 10 गर्ल्स को, कितने मिल गए, 22 स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है वो 22, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो 100 में से माइनस कर देंगे। देखो टोटल बच्चे हैं 100 में से अगर 22 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है तो कितनों को नहीं मिल रही, 100 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 78। बहुत ही आसान सवाल था ये, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, 78, ऑप्शन नंबर बी। एसएससी मेंस 2016 में ये सवाल पूछा गया था, देखो है कितना आसान। तो ये लेक्चर का मतलब यही है इस वाले लेक्चर का, ताकि आप समझ सकें कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं,
थोड़ी कैलकुलेशन होनी चाहिए, बाकी बस ऐसे सवाल हैं हमने सारे देखे हुए हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है हमारा, ये भी एसएससी मेंस 2016 का ही है, इसलिए नहीं मिटाया, है ना। एसएससी मेंस 2016 का ही है ये। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। किसी नंबर को 20% से बढ़ा दिया गया। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर द इंक्रीज्ड नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। एसएससी मेंस 2016, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने जब पिछली क्लासेस करी थी, इस परसेंटेज के स्टार्टिंग वाली क्लास में हमने देखा था। देखो कोई भी नंबर है उसको 20% से बढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 20% से बढ़ा देंगे 120। अब उस बढ़े हुए नंबर को क्या कह रहा है, टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, उस बढ़े हुए नंबर से वापस हमको ओरिजिनल नंबर चाहिए होगा, तो कितनी परसेंट से रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज्ड नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब कितने परसेंट से, ऑप्शन परसेंट में दे रखे हैं, तो मतलब कितने परसेंट से उसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो कितना कम करना पड़ेगा 120 में से ताकि 100 मिल जाए, भाई 20 कम करना पड़ेगा हमको, है ना। किस में से, 120 में से, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी रहेगी 120, 20/120 इंटू 100, परसेंटेज निकालना है ना, इसलिए 100 करना पड़ेगा, तो ये 1/6। तो अगर हम 100 ना माने, 1/6 का हम क्या जानते हैं, 1/6 का परसेंटेज फॉर्म क्या होता है, 16 2/3%। तो ऑप्शन है इसके अंदर सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 16 2/3%। तो करें इसको भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो एसएससी में आया क्वेश्चन ये, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोट्स इन अ फ्लड। एक बाढ़ के अंदर एक गांव ने अपनी 12% बकरियां खो दी, मतलब जितनी भी बकरियां होंगी वहाँ पर, उसमें से 12% बकरियां जो हैं वो गांव से चले गई बाढ़ के अंदर। फ्लड मतलब बाढ़। एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग डाइड फ्रॉम डिजीज़, और जितनी बची थी उनमें से भी 5% जो बकरियां हैं वो बीमारी के कारण मर गई, ठीक है। इफ़ द नंबर लेफ्ट नाउ इज 83,600। अब जो नंबर बचा 83,600 बचा है, व्हाट वाज ओरिजिनल नंबर बिफोर फ्लड। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी एसएससी मेंस 2016 के अंदर आ रखा है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा नहीं है जब हम इलेक्शन वाले करते थे क्वेश्चन। लास्ट टाइप हमने इलेक्शन वाला टाइप देखा था, ठीक है, जिसमें बोल रहे थे कि भाई 20% तो इनवैलिड है, 20% ने वोट नहीं दिया, तो हम क्या करते जाते थे, ओरिजिनल वैल्यू मान लेते थे कुछ भी, और उसमें से वो जितना लेस हो रहा है तो जितना परसेंटेज बच रहा है वो हम लिखते जाते थे और इनटू का साइन लगा रहे थे हम, ठीक है। तो ऐसा ही करना है इसमें। देखो क्या कह रहा है, अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोट। 12% गोट्स तो वो खो बैठे, ठीक है, 12% गोट वो खो बैठे। तो टोटल मान लेते हैं उनकी x गोट होंगी। कितनी गोट होंगी, x होंगी, ठीक है। टोटल बकरियां उनके अंदर कितनी होंगी, उनके पास x होंगी, ठीक है। अब 12% अगर वो बकरियां खो गए अपनी, उनकी 12% बकरियां चले गई, यानी कि हम चाहें तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, 100 में से 12 जाएंगी तो कितनी बचेंगे, 88%, 88% तो बची, अब 88% तो बची अब, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसमें से भी 5% जो बकरियां हैं, हाँ 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिजीजेस, तो बीमारी के कारण 5% और मर गई, तो अब कितनी बची 95%। परसेंट को हम अपॉन में 100 लगाते हैं तो मालूम है हमको, ठीक है, 95% बचेगी, ठीक। ये देखो एक तो हमने ऐसे लिख लिया, अभी और देखते चलो, पहले पूरा इससे समझ लेते हैं, ठीक है। इतनी बची, इफ़ द नंबर लेफ्ट, और ये जो नंबर है ये है 83,600 के बराबर, ठीक है। तो पूछा है एक्चुअल में कितनी बकरियां बचेंगी, यानी यहाँ से हमको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखो एक बार ट्राई करके, एक तो ये तरीका है, और हमने जो परसेंटेज बताई है अभी उसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है भाई। इसको हम जो परसेंटेज फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं,
मतलब परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म देखो 5% बकरियां मर गई यहाँ से देखो 5% बकरियां मर गई, यानी 95% बकरियां रहेंगी। तो 5% को हम कैसे लिखते थे, देखो 5% को हम कैसे लिखते थे, 5% को हम फ्रैक्शन में लिखा करते थे 1/20, ऐसे लिखते थे ना 1/20। तो हम क्या करेंगे, 20 में से एक बकरी मर गई, यानी 5% मर गई, तो कितनी बची होगी, 19 बची होंगी, 19 बची होंगी। तो यहाँ पर 15/100 की जगह 19/20 भी हम लिख सकते हैं। भाई बात वही है, यहाँ पर हमको कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको कैंसिल करना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पर हमको कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। देखो 12% की जब हम बात करेंगे 12/100, तो ये आएगा 4 3 × 12 और 4 2 × 8 और बचेगा 2, 4 5 × 20। तो 25 में से 3 बकरियां हमारी फ्लड के अंदर बह गई थी। अब बची कितनी, 22/25। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 22/25। ठीक, बात वही है, जब हम इसको भी काटेंगे तो इतना ही बनने वाला है। देखो 4 से ये कटेगा तो बनेगा 4 2 × 8, 4 2 × 8 और ये भी नीचे 25 आएगा, और ये जब कटेगा 5 1 × 5 बचेगा 4 5 9 × 45 और बचेगा ये। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया, बात वही बन रही है। पर एग्जाम में जो तरीका हमारे पहले दिमाग में क्लिक कर जाए, जो तरीका पहले दिमाग में क्लिक कर जाए, मन करे इससे करना है तो इससे कर लो, इससे करना है तो इससे कर लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ टाइम मायने रखता है। ठीक है, टाइम मायने रखता है। अगर आप सोचो यार इससे करूँ उससे करूँ, इतना सोचना वोचना नहीं है एग्जाम में। जो तरीका पहले दिमाग में क्लिक कर रहा है उससे कर लो, ठीक है। फिर हमको कैंसिल आउट करना है और यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। ऑप्शंस हमको दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन हमको दे रखे हैं 1000, 10,000, 1,00,000 और फिर 836,000। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमको दे रखी है। तो आप जल्दी से इसको कैलकुलेट करें और बताएं कितना आएगा। 836,000, इसको सॉल्व करना है हमको। सॉल्व करके देखें इसको एक बार, ठीक है। देखो कैंसिल करते हैं इसको, 11 2 × 22, 11 7 × 77, ठीक है 77, और बचेंगे 77 में से 3 और 3 6, तो 11 6 × 66 और 00 आ गया। ठीक है, अब 2 1 × 2, यहाँ पर आएगा 2 3 × 6, 2 8 × 16, 00 आ जाएगा। ठीक है, और 19 1 × 19, 19 2 × 38, बच गया 200। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 × 20 × 25। ठीक है, तो 25 × 2 × 2 4, 25 × 4 कितना होता है, अरे 25 × 4 होता है 100 और कितने जीरो, 1 2 3 पीछे 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5, एक के आगे 5 जीरो होने चाहिए, 1,00,000। तो ये आंसर है, ऑप्शन नंबर है हमारा, ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है हमको इसमें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। 5th क्वेश्चन भी हमने देखा, ठीक है, 5th क्वेश्चन भी देखा हमने। पहले 5th क्वेश्चन नोट करें, 5th क्वेश्चन जिनका हो जाएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6th, बहुत ही देखो आसान सवाल है ये, है ना, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत ही आसान है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये लेवल के आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। देखो यहाँ से रब कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखते हैं। ये भी मिटा देते हैं अपन। देखो कैलकुलेशन हमारी तब परफेक्ट होगी जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं वो तो सभी को लगाने ज़रूरी हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लगाएं, ठीक है। अगर आप रेलवे वगैरह एनटीपीसी वगैरह कर रहे हैं तो आरआरबी के जितने क्वेश्चन आते हैं वो आप लगाएं, ठीक है। उससे आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सारे मुझसे बन रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने, ये हिंदी में है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बोर्ड पे हिंदी में आएगा पूरा, ठीक है। आधे क्वेश्चन हमने इंग्लिश में लिए, बाकी हिंदी में लिए। ये आरआरबी का क्वेश्चन है।
आरआरबी, एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर वगैरह के जो एग्ज़ाम हुए थे 2004 का क्वेश्चन है। ए ने 240 रुपये तथा बी ने 160 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। तो देखो हम देखेंगे उनका व्यापार कैसे शुरू हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आरआरबी 2004 का है ये। ठीक है, ए ने कितने रुपए लगाए भाई व्यापार शुरू करने के लिए? ए ने लगाए 240 रुपये, है ना, रुपए, और बी ने लगाए 160 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? ये 400 रुपये लगे टोटल 400 रुपीज़ लगे। दोनों ने 400 रुपये लगा करके व्यापार शुरू किया। देखो ये जो क्वेश्चन है, आप भी सोचोगे कि 400 रुपये में कौन सा व्यापार शुरू होता है, तो लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करा है बच्चे की टेस्ट करने के लिए, बच्चे को, है ना, कि आपको नॉलेज है कि नहीं परसेंटेज की, इसलिए। तो चलो 400 रुपये में उन्होंने व्यापार शुरू करा। काम करने के कारण बी को कुल लाभ का 20% पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है। जितना भी उनका लाभ होगा, है ना, जो व्यापार में उन्होंने पैसे लगाए महीने भर बाद, साल भर बाद, जितना भी उनका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 20% किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसमें काम करा। ठीक है, व्यापार सिर्फ पैसे लगाने से थोड़ी शुरू होता है, अंदर काम भी तो करना पड़ता है। तो बी ने क्या करा? व्यापार में पैसे तो लगाए, 160 रुपये तो लगाए उसने, साथ में काम भी करा। ए ने बोला यार मैं ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ, तू कम लगा रहा है। बोला कोई बात नहीं, मैं काम करूँगा। तो उसने काम करा। ठीक है, जितना काम करा वो उस हिसाब से कह रहा है जितना भी प्रॉफिट होगा, उनके बीच में सौदा हो गया कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% तुझे काम करने के पुरस्कार के रूप में वो 20% दिया जाएगा। ठीक है, तथा शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, और जितना भी उनका बाद में जितना भी प्रॉफिट होगा उसको उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, साल के अंत में 200 रुपये के कुल अनुपात 200 रुपये के कुल लाभ की राशि में ए को कुल कितनी रकम प्राप्त हुई? ठीक है, यानी साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ उनको? प्रॉफिट जो होगा उनको साल के एंड में वो होगा 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये के अंदर से अब ये बोल रहा है ए को कितना रुपये मिलेगा। ठीक है, ए को कितना मिलेगा? तो देखो पहली बात तो ये है कि ये जो बी जो है, बी को प्रॉफिट का 20% मिलेगा। उनका पहला सौदा हो चुका था कि मुझे प्रॉफिट का 20% मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपये। इसका 20% निकालेंगे हम। 20% चाहे तो हम ऐसे लिख लें, या 20% हम डायरेक्टली 1/4 लिख लें। ठीक है, ऐसे लिख लें, 1/4 लिख लें। ठीक है, तो कितना होगा? 50 रुपये। 50 रुपये इसको मिल जाए ना। 20% तो 1/5 होगा ना। देखो गड़बड़ होगी, 20% तो 1/5 होगा। बस एग्जाम में ऐसे छोटी मोटी गलती हो जाती है जिसके कारण हमारे नंबर नहीं आते। ठीक है, 1/5 होगा ये। तो 40 रुपये मिलेंगे इसको। कितने? 40 रुपये मिल जाएंगे। तो प्रॉफिट जितना भी होगा उसमें से 40 रुपये सीधे सीधे चले जाएंगे बी के पास। ठीक है, बी के पास चलेगा। अब कितना बचा? अब इनका प्रॉफिट जो है, अब कितना बचा? 200 में से 40 माइनस कर लिया, अब 160 बचे। अब 160 रुपये जो बचेंगे उसको उनके जितने उन्होंने निवेश करा था, ठीक है, उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। तो देखो पूंजी उनकी कितनी? ए की है 240, इसकी है 160, 0 से 0 गया, और 4 6 24, 4 4 16, 2 3 6, 2 2 4, 3:2। पूंजी का अनुपात मिल गया 3:2। इस रेशियो के अंदर, इस अनुपात के अंदर उन दोनों ने पैसे लगाए थे, उन दोनों ने पूंजी लगाई थी। तो इस प्रॉफिट का भी 160 को भी 3:2 में हमको बांटना होगा। तो देखो जिन बच्चों ने, हमने जब क्वेश्चंस कराए थे तो शायद इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे कि किसी नंबर को 2 अलग अलग रेशियो में कैसे बांटें। अगर नहीं कराए थे हमने, या नहीं किसी बच्चे को समझ में आए होंगे, तो देखो यहाँ पर अब आप देख लो, बड़े आराम से हम देखेंगे। देखो 3:2 में बांटना है हमको। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो है वो आ गया 3:2, उनके पूंजी का रेशियो। तो हम देखेंगे 3 + 2 कितना होता है। टोटल जब हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए ने 5 में से तीसरा हिस्सा दिया, और बी ने 5 में से दूसरा हिस्सा, 2 हिस्से दिए। यानी अगर टोटल पूंजी हम माने 5 है तो 5 में से 3 ए ने दिए और 5 में से 2 बी ने दिए। तो ये इनका इस तरह से हम रेशियो बना सकते हैं। अब हमको कितने का निकालना है? 3/5% कितने का निकालना है? 3/5, 160 का।
भाई जो प्रॉफिट अब बचा इनका 160 रुपये बचा, अब ये उनकी पूंजी के हिसाब से बटेगा, ठीक है। तो 160 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 160, ठीक है। तो 5 3 जे 15 और 5 2 जे 10, और यहाँ पर भी 160 से हम इनटू कर देंगे 5 3 जे 15 और 5 2 जे 10, तो यह आएगा 96 और यह आएगा 64। हमसे कितना पूछा गया है? ए का हमसे पूछा गया है कि ए को कितने पैसे मिलेंगे। तो देखो ए को पैसे हमको पता चल गया 96 रुपये मिलेंगे, ठीक। और ये ऑप्शन नंबर हमारे को दे रखा है डी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो डी पे हम टिक कर देंगे। है कितना आसान क्वेश्चन है ये भाई। इसमें हमको पूछा था कि जो टोटल उनका प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो उनके निवेश के अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा, उनके निवेश के अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा। तो हमको सबसे पहले उनके निवेश का अनुपात निकालना था, हमने निकाल लिया 3/2 3/2। तो टोटल इसने अगर 3 निवेश करे तो इसने 2 निवेश करे, तो टोटल निवेश कितना हुआ? उनका व्यापार शुरू कितने से हुआ? 3 + 2 5 से हुआ ना, टोटल 5 से हुआ। तो 5 में से 3 हिस्से इसने दिए ए ने, ठीक है। तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी इसी अनुपात के हिसाब से मिलेगा, 5 में से तीसरा हिस्सा उसको मिलेगा। तो प्रॉफिट तो 160 होगा। वैसे क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट 200 होगा, लेकिन 200 प्रॉफिट में से उनका सौदा हो चुका था कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% मैं पुरस्कार के रूप में लूँगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। तो अब प्रॉफिट जो बचेगा भाई 40 रुपये, तो सीधे सीधे या यूँ मान लें हम 40 रुपये तो उसकी तनख्वाह थी, ठीक है, बी की। तो बी को तनख्वाह भी तो दे दी। हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, उसमें जो हम काम करने के लिए वर्कर वगैरह होते हैं उनको तनख्वाह भी तो देते हैं। तो 40 रुपये उसकी तनख्वाह हो गई। अब प्रॉफिट जो बचा सूखा वो 160 रुपये ही है। तो फिर हमने इसलिए 160 से इसको ए का निकाला कितना बनेगा और बी का निकाला कितना बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको करा। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। कई बच्चे क्या करते हैं, जब 2004 में क्वेश्चन था, कई बच्चों ने ये सोचा होगा कि भाई 200 का ही यहाँ पर 200 रख दें, यहाँ पे 200 रख दें और आंसर निकाल दिया, गलत आएगा ऐसे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी नोट करें, फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। जिनका 6 हो गया है वो 7 एक बार ट्राई करके देखें। 7 क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक। मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ के देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे आरआरबी के अंदर हर बार आ चुका है। देखो 2001 में आ चुका है, 2006 में आ चुका है, 2008 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, 2014 में आ चुका है। देखो कितने साल, 1 2 3 4 5 साल आ चुका है लगातार, हर साल आ रहा है सेम क्वेश्चन, वैल्यू भी नहीं चेंज कर रही। तो अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा कि आरआरबी के अंदर क्या करते हैं, वो जो क्वेश्चन है ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से उठाते हैं। तो अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी की जो प्रीवियस ईयर की किताबें हैं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं, वो ज़रूर उनको करके जाएं, ताकि उससे क्या होता है काफ़ी क्वेश्चन जो हमको रिपीट मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनके आराम से हमको नंबर फ्री के मिल जाते हैं अगर हमने करे हुए हैं वो क्वेश्चन। तो ये भी है, तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन जब ये एक छोटा सा क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ जाता है तब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तब इस क्वेश्चन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। क्या बोल रहा है, 3/4 के 3/4 के कितने प्रतिशत, मान लेते हैं x% का मान 7/8 है। कितने प्रतिशत का मान 7/8 है, ठीक है। तो आप करके देखो इसको, क्वेश्चन को, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, एक बार इसको ट्राई करके देखो। देखो ट्राई करके इसको, कितने प्रतिशत का मान 7/8 है। तो प्रतिशत निकालना है हमको सिर्फ प्रतिशत निकालना है ना। और परसेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ऑप्शन हमारे देख लेते हैं हम, ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमको ध्यान रह जाए। ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन है हमारे 116। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में ना, वो ऑप्शन है हमारा
एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, थोड़ा आसपास आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे इसको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आपको इनमें से कोई नहीं मिलेगा। जिसके पास सबसे ज़्यादा आंसर, जिसके करीब मिल रहा है ना, वही हमको टिक करना है। तो देखो ये हम 7/8 इंटू 4 3 4 1 4 4 2 8, ठीक है, 7/6 7/6। तो हम या तो ऐसे लिख दें, देखो x इंटू 100 कर दें यहाँ पर और उसको डिवाइड करके देखें, या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम जानते हैं 1/6 कितना होता है, 16 2/3% होता है, ठीक है, 16 2/3% होता है। जब हम इसको 7 से इंटू कर देंगे, जब हम इसको 7 से इंटू कर देंगे, देखो अब इसको हम 7 से इंटू करके देखते हैं। यहाँ से 7 से तो ये 7/6 बन जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 112 इंटू 7 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, 14/3। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, फिर 12 2/3, तो 4 जुड़ेगा 116 2/3%। तो 116 2/3%। जब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं ना 2/3 को, जब 2/3 को हम डिवाइड करके देखेंगे, ऐसे 2/3 को डिवाइड करके देखेंगे तो क्या पाएंगे, 3 6 18 3 6 18 0.6666 चलता रह रहा है, यानी 116.66% लिख सकते हैं हम इसको, यानी 116 के बहुत करीब है, तो हम 116 पर टिक लगा देंगे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जिनके अंदर जो हमारा आंसर आता है वो ऑप्शन के बहुत ज़्यादा करीब होता है, एक्यूरेट नहीं होता, बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो देखो हमको मालूम था, जैसे हम इसको 1/6 की वैल्यू हमको मालूम थी तो हमने सॉल्व कर दिया, है ना। अगर एग्जाम में इस तरह से हमारा दिमाग में क्लिक कर जाए तो हम इस तरह से कर लेंगे, नहीं तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो क्या है, कुछ नहीं, सिंपल डिवाइड ही करना है, ठीक है। 700 को 6 से डिवाइड करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज के अंदर, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देखो 6 1 6 बचेगा 1, तो 6 1 6 बचेगा 4, तो 6 6 36, ठीक है। 40 में से 36 जाएंगे, फिर पॉइंट, फिर 40 बनेगा, तो 6 6 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, 116.666 चलता रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए होने वाला है हमारा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आरआरबी में आता है, मतलब हर बार नहीं, कुछ साल छोड़ के, जैसे मैंने बताया कितनी बार आ रखा है, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर देखा होगा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, बहुत ही ये भी आसान क्वेश्चन है, आरआरबी के अंदर ग्रुप डी 2013 में पूछा गया है ये, ठीक है, रेलवे के अंदर ही, इसको आरआरसी कहते थे उस समय, 2013 के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। कितने रन बनाए भाई, देख लो कितने रन, हम लिख लेते हैं, रन कितने बनाए उसने, 110, ठीक है, जिसमें 3 बाउंड्री और 6 छक्के शामिल हैं। बाउंड्री मतलब चौके, कितने बाउंड्री शामिल हैं, 3 × 4 यानी 12 रन तो उसने चौके मार के बनाए, और 8 छक्के शामिल हैं। 8 कितने छक्के, 48 रन, ठीक है। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया है, कुल रनों का कितना प्रतिशत उसने बनाया है, ठीक है। तो देखो ये जो रन है इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, 50 रन 60, तो इससे आ गए 60 रन तो उसने बाउंड्री चौके और छक्कों से बनाए हैं। अब बचे हुए रन कितने हैं, तो 110 - 60 तो यार 50 रन। 50 रन उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए हैं, लेकिन ये पूछ नहीं रहा है कितने रन बनाए हैं, ये पूछ रहा है कि कितने %, ठीक है, विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया है। तो प्रतिशत हम किससे निकालेंगे, जितने ट्रू वैल्यू है उसके रन तो इतनी है, तो यहाँ से हम प्रतिशत भी निकाल लेंगे भाई। देखो 0 से 0 गया है ना, अब बचेगा 500/11, तो 11 4 जा 44, ठीक है, फिर 44 बचेगा 6, यहाँ पर आएगा 60, तो 11 5 जा 55 बचेगा 5, लगेगा 5/11, ठीक है, 45 5/11 ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी है, बहुत ही आसान सवाल,
ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब जिनका ये हो गया, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो भी हमारे आरआरबी के अंदर आ रखा है। कब आ रखा है? देखो, 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन 9th है। आरआरबी ग्रुप डी 2014 के अंदर, आरआरसी है 2014 में आ रखा है ये। आरआरसी ग्रुप डी 2014। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। 9th क्वेश्चन है, अनिल ने 17,500 में से 45% ज़मीन में और 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश किया। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। देखो 25% इसका निवेश कर दिया। तो देखो अनिल के पास कितने पैसे थे? 17,500 रुपये थे। 500 रुपये आगे आता है, जैसा भी है। 17,500 रुपये थे अनिल के पास। 45% ज़मीन में और 25% ये प्रमाण पत्र में उसने दे दिए। ठीक है, तो 45 और 25 कितने होते हैं? 70%। 70% उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। खर्च कर दिए उसने। ठीक है, और एक बैंक में बाकी रुपए डाल दिए। बचे हुए जितने पैसे थे एक बैंक में डाल दिए। उसने बैंक में कितने रुपए डाले? देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, बच्चों वाला सवाल है ये। तो खर्च उसने कितने किए? 70% खर्च कर दिए। और बैंक में कितने डाले होंगे भाई? 30% डाले होंगे। किसके? इसके 30%। तो 17500 इंटू 30% हम निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए यहाँ पर। ठीक है, 175 को इंटू 3 करेंगे हम। 175 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 7 3 जा 21 और 22, 3 1 जा 3 4 5। तो ये आ जाएगा 5250, 5250। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ये। ऑप्शन नंबर डी है ये। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9th। तो हमने कुल मिला के आज 9 क्वेश्चन देखे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे थे। इस क्लास को करने का मेन यही मोटो था कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकें। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने शुरू नहीं करे हैं उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। देखो जैसे जैसे हमारे चैप्टर होते जा रहा है ना, अभी नंबर सिस्टम भी हमारा काफ़ी हो चुका है, मतलब सिर्फ LCM HCF वाला पार्ट बाकी रह गया। और आज की क्लास से, वैसे तो पिछली क्लास से ही हमारा हो गया था ये परसेंटेज वाला चैप्टर भी, तो ये चैप्टर भी हमारा हो चुका है। तो आप अभी ये 2 चैप्टर्स के जो भी आपको मटेरियल जो भी है आपके पास, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो SSC के क्वेश्चंस हैं, RRB के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं पटवार वगैरह के, तो उनके आप मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं एप्टीट्यूड वाले पार्ट के, वो आप लगा सकते हैं इन 2 चैप्टरों के। और आप जब देखेंगे क्वेश्चन लगा के तो आपको पता चलेगा कि इन 2 चैप्टरों में से जितने टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं, या ये सेकंड चैप्टर तो पूरा हमने पढ़ा है, इन 2 चैप्टरों में आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कई बार ऐसे हो सकता है थोड़ा बहुत लगे आपको क्वेश्चन क्या है, तो जैसे ही आप सॉल्यूशन देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़ना है खुद से। एक बार पढ़ना है, नहीं समझ में आएगा दूसरी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ के फिर थोड़ा थोड़ा उसकी पिक्चर बनने लगेगी। 2 3 4 बार पढ़ोगे आपको पिक्चर पूरी बन जाएगी। जो जो गिवन है उसको फ्रेम करना है, जिस तरह से हम अभी फ्रेम कर रहे थे उसको फ्रेम करना है। फ्रेम करने के बाद हमको अपना दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा हम उसको जवाब आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे और हमको अपने आप ऑप्शन में से मतलब आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, कई बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार खुद ट्राई करें, फिर जा कर के आपको सॉल्यूशन देखना है, फिर एक बार देख करके फिर बिना देखे उसको करना है। ऐसे नहीं करना है कि हमने प्रीवियस ईयर की किताब ले ली, कोई सॉल्यूशन भी है उसमें, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, पीछे सॉल्यूशन देखे जा रहे हैं, हो गया चलो, ऐसे नहीं करना, खुद से उसको करके देखना है। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन को खुद से नहीं करके देखेंगे तब तक हमारी उस पर ग्रिप नहीं बनेगी। अगर हम चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारे पकड़ में आ जाए, ठीक है, जैसे परसेंटेज वाला चैप्टर है, आप चाहते हो ये पूरा चैप्टर आपके पकड़ में हो, तो आपको
इसको सारे क्वेश्चन खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। परसेंटेज के से जुड़े और भी कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे प्रॉफिट लॉस वाले आते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन करा था प्रॉफिट लॉस वाला था, मैन्युफैक्चरर वाला था। तो ये भी अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो अच्छे से ये चैप्टर पूरा तैयार कर लेना, और साथ के साथ हम जो चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं साथ के साथ सबकी तैयारी रखें, तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।